हेलो। तो मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग मोल के अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट और वेट कॉन्सेप्ट। वहाँ से हमको 3 अलग अलग फार्मूले मिल सकते हैं। देखिए किस तरह से मिलेगा। परमाणु भार या अणु भार बराबर 1 मोल होता है। वेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी परमाणु का परमाणु भार ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसका 1 मोल कहलाता है। तो कुछ दूसरा मास कुछ दिया हो, कुछ भी इतना ग्राम यदि कोई पदार्थ है तो वो कितना मोल होगा, मतलब दिया गया कि हम गिवन वेट को यदि हम मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, परमाणु भार 1 मोल होता है तो दिया गया मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये देखो दिया गया द्रव्यमान, इसको यदि हम लिख देते हैं W, ठीक है, तो हो जाएगा W इंटू 1, ये 1 का मल्टीप्लिकेशन होकर के मोल में कन्वर्ट होगा अपॉन परमाणु या अणु भार। अब ये यहाँ मोल है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में। तो यदि कोई भी ग्राम दिया हुआ है, कोई भी वेट दिया हुआ है, उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये फार्मूला लगेगा। इसको हम लोग जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया भार बटे मोलर भार। ये देखिए फार्मूला निकल के आ गया, दिया गया भार बटे मोलर भार। मोलर भार मतलब यदि परमाणु रहेगा तो उसके परमाणु भार से भाग दे देंगे, अणु रहेगा तो अणु भार से भाग दे देंगे, तो वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भारात्मक मोल का सूत्र। भारात्मक मोल का एक हमको ये सूत्र मिल जाता है। मोल को स्मॉल n से दर्शाया जाता है। ठीक है, हमेशा इस मोल को एक चीज आपको बताना, मैं आज बता देते हैं, इसको स्मॉल n से दर्शाया जाता है। ठीक है, स्मॉल n जो है मोल का प्रतीक चिन्ह है, तो हम इसको स्मॉल n से दर्शाएंगे। तो ये हो गया हमारा भारात्मक प्रश्नों को हल करने का सूत्र। हम संबंध निकाल सकते हैं आयतनात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए। बाईस 22.4 लीटर आयतन को कहा जाता है 1 मोल। तो कोई भी V लीटर के दिया होगा, कोई भी कुछ भी आयतन दिया हुआ हो उसको मोल में कन्वर्ट करो, खाने से हम क्या करेंगे, ये वही हो जाएगा फिर V इंटू 1 मोल अपॉन 22.4 लीटर। एक सूत्र हमको मिल जाता है कि दिया गया आयतन, प्रश्न में जो भी आयतन को मोल में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये हम प्रश्न मिल जाता है। ये हमको सूत्र मिल जाता है, दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर, या ml में लिखना चाहेंगे तो 22,400 ml। ये हो जाता है हमारा आयतनात्मक मोल। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी आयतन दिया हो उसको मोल में बदलो करने से आपको इस फार्मूला का प्रयोग करना है। दिया गया आयतन जो भी दिया हो, 100 ml 200 ml कुछ भी दिया है तो उसको ml में दिया रहेगा तो नीचे में उसको ml का मान रखेंगे 22,400 ml, और लीटर में दिया रहेगा तो 22.4 लीटर रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं इसमें बच गया कौन सा, संख्यात्मक वाला। 6.023 गुणित 10 के घात 23 की संख्या बराबर 1 मोल होता है। तो कोई भी संख्या दिया हुआ हो आपको, मान लीजिए x की संख्या दी हुई, कोई भी एक संख्या, कुछ भी संख्या है वो उसका कितना मोल बनेगा,
गिवन नंबर को मोल में कन्वर्ट करना है। तो उसमें फिर वही कारण, इसके साथ गुणा कर देते हैं, x इंटू 1 मोल बन जाएगा ये अपॉन 6 इंटू 0 टू 3 10 टू द पावर 23। ये उसका फार्मूला बन जाता है। अब इसको हम लोग जनरलाइज कर देंगे तो एन ए लिख देते हैं, 60 कर देंगे। तो गिवन नंबर अपॉन मोलर नंबर से हम किसी भी नंबर को उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा संख्यात्मक मोल। स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है मोल। हमारा एक सूत्र निकल जाता है, कोई भी संख्या को मोल में बदलो कहने से दिया गया संख्या बटे 6.023 10 के घात 23। इन 3 सूत्रों से हम आयतनात्मक प्रश्नों को आयतन वाले सूत्र से हल करेंगे। दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर या ml में कन्वर्ट करेंगे, और दिया गया द्रव्यमान या मास को मोल में बदलना है तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और यदि संख्या वाला है तो दिया गया संख्या बटे मोलर संख्या। अच्छा, तीनों में एक रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं। भाई तीनों के तीनों मोल को डिफाइन करते हैं, तो तीनों अवधारणाओं को भी आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। अर्थात 6.023 गुणित 10 के घात 23 की संख्या जो है वो 1 मोल है, और परमाणु या अणु भार भी 1 मोल है, और 22.4 लीटर भी 1 मोल है। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल कहे जाएंगे, ये समतुल्य कहे जाएंगे। मैथमेटिकली इक्वल नहीं है, लेकिन मोल के डेफिनेशन के आधार पर ये भी इतनी संख्या भी 1 मोल है, परमाणु या अणु का वजन भी 1 मोल है, और 22.4 लीटर का आयतन भी 1 मोल है। तो तीनों में कुछ इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि 6.023 10 के घात 23 को यदि हम तो STP पर लेकर के उसको एक पात्र में भरते हैं तो 22.4 लीटर का आयतन लेता है, और उसका जो वजन आएगा उस पदार्थ का तत्व रहेगा तो उसका परमाणु भार के बराबर होगा, और यदि अणु है तो उसके अणु भार के बराबर हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशन निकल कर आया है, देखिए NaO2 मतलब दिस मच नंबर ऑफ O2 मतलब क्या हो जाएंगे 32 ग्राम O2 अणु कितना स्थान लेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन को यदि आप STP पर लेकर के किसी पात्र में भरेंगे तो वो 22.4 लीटर के आयतन में आएगा, इतना आयतन घेरेगा। तो इस तरह से तीनों में हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। 1 मोल को हम संख्या में बोलेंगे तो इतनी संख्या में हाइड्रोजन के अणु, अर्थात वह उसका वेट कितना होगा तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन अणु बोलो तो ठीक है 2 ग्राम हाइड्रोजन, और वो कितना वॉल्यूम लेगा तो 22.4 लीटर। ठीक, इसी तरह से 1 मोल सोडियम का परमाणु कहने का मतलब ये हुआ कि दिस मच नंबर ऑफ सोडियम एटम, और वो वेट में कितना हुआ तो उसका एटॉमिक वेट 23 ग्राम सोडियम होगा। इतने संख्या में सोडियम के परमाणु का वजन कितना होगा 23 ग्राम, या दूसरे शब्दों में कहेंगे 23 ग्राम सोडियम का परमाणु यदि आप लेते हैं तो हमको इतने संख्या में सोडियम के परमाणु मिलते हैं। इतने सोडियम के परमाणुओं का जो बंडल है या उसकी संख्या का वजन है वो 23 ग्राम है। इतने संख्या में हाइड्रोजन के परमाणु का वजन है 2 ग्राम, और वो कितना लीटर का आयतन ले रहे हैं तो 22.4 लीटर। जैसे और हम लिख सकते हैं इतनी संख्या में यदि हम H2SO4 बोलते हैं, H2SO4 अणु इतनी संख्या में है, इसका मतलब क्या हुआ उसका वजन कितना होगा 98 ग्राम H2SO4 के अणु। मतलब
98 ग्राम H2SO4 यदि हम लेते हैं तो उसमें H2SO4 के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, एवोगैड्रो नंबर, अर्थात एवोगैड्रो नंबर की H2SO4 का वजन कितना होगा, तो 98 ग्राम होगा। और वो कितना जगह लेगा, STP पर 22.4 लीटर। तो इस तरीके से हम तीनों प्रकार की अवधारणाओं को आपस में इंटरचेंज करके आंतरिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये देखिए NTP पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस में अणुओं की संख्या बताइए। ये आयतन में दिया हुआ है, 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या होती है कितना, अणुओं की संख्या बराबर होता है 6.023 गुणित 10 का घात 23। एक मोल में जितने होते हैं वही उसमें 22.4 लीटर में होते हैं, तो इतने अणुओं की संख्या है। तो 11.2 लीटर में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 20 × 20/20। तो इसको कैसे करेंगे, 6.023 गुणित 10 का घात 23 गुणित ये हो जाएगा 11.2 बटे 22.4। ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा और ये इसका दुगुना है। ये इससे करेंगे तो 2 × 6 2 एकम 2 एकम 3.01115 गुणित 10 का घात 23 N2 अणु कर सकते हैं। अब अगला एक इंटरेस्टिंग से प्रश्न है, मजेदार प्रश्न। जल की एक बूंद का भार 9 ग्राम है, तो उसमें पानी के अणुओं की संख्या बताइए। जल की एक बूंद की कीमत तुम क्या जानो बाबू, हम बताते हैं। जल की एक बूंद में अणुओं की संख्या क्या जानो, देखते हैं। तो हम जानते हैं, इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो जल H2O का जो मोलर मास होता है वो 18 ग्राम, तो 18 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अणुओं की संख्या बराबर होता है 6.023 गुणित 10 की घात 23। इतने अणु होते हैं, तो इतने ग्राम में कितना होगा, सिंपल है। तो 1 ग्राम का निकाल के 9 से गुणा कर सकते हो, तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा डायरेक्ट सीख जाओ। तो 9 ग्राम में कैसा हो जाता है, इसके साथ गुणा कर देते हैं, ठीक है। 9 गुणित 6.023 गुणित 10 की घात 23 बटे 18। तो ये भी 9 ग्राम है, ग्राम है, दोनों को ग्राम कट गया, यहाँ का 9 एकम 9 दूनी, दोनों को ग्राम कैंसिल हो गया, और ये इसके साथ फिर गुणा है, 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 × 6 2 शून्य 2 एकम 2 दूने 2 पंचे 10 के घात 23 H2O के अणु, H2O अणु। तो अब पता चला 9 ग्राम वाले एक पानी की बूंद में कितने पानी के अणु हैं, तो इतने पानी के अणु हैं, इतने ढेर सारे पानी के अणु से एक बूंद बना हुआ है, जो इसका 9 ग्राम। एक कॉपर परमाणु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कॉपर की एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। हम जानते हैं कि 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान 63.5 होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको 6.023 गुणित 10 के घात 23। कॉपर परमाणु है 1 मोल में, 6.023 कॉपर परमाणु होता है 30 ग्राम। परमाणु द्रव्यमान जो 63.5 है, उसी को 1 मोल कहते हैं, और 1 मोल में इतने कॉपर के परमाणु होते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इतने कॉपर परमाणुओं का द्रव्यमान है 63.5 ग्राम। 1 मोल में इतने संख्या होते हैं, तो अब एक परमाणु का, इसलिए 1 कॉपर
परमाणु का द्रव्यमान, इसके साथ ऐसा गुणा कर देते हैं बटे 6.023 गुणित 10 के घात 23। ठीक है, जबकि विधि एक ही नियम। ये देखिए, अब इसको हमको भाग देना है। ये देखिए, ये 6 है, लगभग 6 ही है, और ये 63 6 दहम 7 10 और उसके बाद लगभग 10.5 आएगा। और ये जो 10 के घात 23 है वो हर में है, वो अंश में चला जाएगा तो घात ऋणात्मक हो जाएगा। 10 के घात ऋण 23 ग्राम ये आ जाता है आपके एक का परमाणु का द्रव्यमान। दूसरा प्रश्न देखिए, 1.7 ग्राम अमोनिया में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। इतने ग्राम अमोनिया में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इतने ग्राम अमोनिया में कुल कितने अमोनिया के अणु हैं। फिर उसके बाद एक अणु से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको पता है, एक अणु में 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो पहले हम कुल अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसमें 10 का गुणा कर देते हैं। देखिए, NH3 इसका मूलर द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 17, तो 17 ग्राम हमारा मूलर द्रव्यमान हो गया। तो 17 ग्राम अमोनिया में अमोनिया अणुओं की संख्या 6.023 गुणित 10 के घात 23, ये 1 मोल होता है, और 1 मोल में उसका मूलर द्रव्यमान होता है, और 1 मूलर द्रव्यमान में अणुओं की संख्या इतने होती है। तो दिया गया कितना है 1.7 ग्राम अमोनिया में अमोनिया अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका इसके साथ गुणा हो जाता है, गुणित 1.7 बटे 17, ये हो गया। तो ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ठीक है, और इस दशमलव को हम इसको भिन्न में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6.023 गुणित 10 के घात 23 गुणित 17 बटे 17 गुणित 10, दशमलव को भिन्न में बदले 10 आ गया, ये इसके साथ कट गया। और यहाँ 10 का घात 1 है, वो ऊपर जाएगा तो इस 23 ऋण 1 हो जाएगा। दोनों का आधार समान है, और जब भाग देते हैं तो घात घट जाते हैं। तो हमको कितना मिल जाएगा 6.023 गुणित 10 की घात, ऊपर में 23 है और नीचे से ऋण 1 ऊपर आएगा तो 22 बचेगा। ठीक है, या इसको कटा भी सकते हैं सीधा सीधा, इसको 10 को कटा देंगे तो यहाँ से 1 10 कम हो जाएगा, तो 23 में से 22 बचेगा। तो इतने अमोनिया के अणु हैं। हमको पता चल गया कि इतने अमोनिया के अणु हैं। अब उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। चूंकि एक अमोनिया के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक NH3 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का 1, और कुल मिलाकर 3 हाइड्रोजन है, तो 7 और 3 10, 7 धन 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक अमोनिया के अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने अमोनिया के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अतः ठीक है, अब ये 10 को इसके साथ में फिर गुणा करेंगे तो इसका घात जुड़ जाएगा, तो हमको वापस मिल जाता है 6.023 गुणित 10 का घात 22 और 1 23 अणु ये इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1.7 ग्राम अमोनिया में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखिए प्रश्न,
एक चुटकी सिंदूर की कीमत। एक चुटकी सिंदूर का भार यदि 137 ग्राम है तो निम्न दो प्रश्नों का जवाब हमको निकालना है। मोलों की संख्या, कितने मोल सिंदूर होंगे, और कुल सिंदूर के अणुओं की संख्या। तो सबसे पहले बता दूं मैं, जो सिंदूर होता है हमारा, उसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। मतलब ये लेड का ऑक्साइड है जो लाल रंग का होता है, इसको रेड लेड भी कहा जाता है। Pb3O4, इसको रेड लेड कहते हैं, रेड लेड ऑक्साइड। ये लेड का ऑक्साइड है, इसका सूत्र ये होता है। ठीक है, तो इसका यदि हम अणुभार निकालेंगे तो लेड का परमाणु क्रमांक 82 और भार होता है 260, तो 685 बनता है, 685 ग्राम। एक सिंदूर की अणु का ग्राम आणविक द्रव्यमान है 685 ग्राम, और हमको दिया गया है 137 ग्राम। इस 137 ग्राम है ना, एक चुटकी निकाले तो उसमें ये माना गया है कि 137 ग्राम सिंदूर है, ये मान लिया गया है, ऐसा नहीं कि हर चुटकी में उतना ही होगा, ये माना गया है। तो 137 ग्राम है, तो उसमें कितने मोल बने, तो हमको मालूम है कि इतने ग्राम से एक मोल बनता है 600। ये डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, कौन से सूत्र से, ये वाला सूत्र, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब ये निकल जाएगा n बराबर, दिया गया द्रव्यमान कितना है 137, और मोलर द्रव्यमान कितना है 685। तो ये जबकि विधि से निकाल सकते हो, इतना ग्राम से एक मोल, तो इतना ग्राम से कितना, आखिर वही फार्मूला बन के आएगा। ये हो जाएगा ग्राम, ये हो गया ग्राम, ग्राम से ग्राम ये हो जाता है हमारा 5 गुना है, तो निकल के आता है 1/5, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 मोल। ये देखिए 0.2 मोल सिंदूर बनता है। और दूसरा क्या बोल रहा है, कितने सिंदूर के अणु हैं, अर्थात रेड लेड के अणुओं की संख्या। एक चुटकी जिसका वजन 137 ग्राम माना गया है, उसमें कितने सिंदूर के अणु हैं। तो एक मोल में होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ अणु, तो इतने मोल में कितना हो जाएगा। ठीक है, एक मोल सिंदूर के अणुओं की संख्या बराबर 6.023 × 10⁻23 अणु, तो इतने मोल में 0.2 मोल में कितने हो जाएंगे, इसके साथ गुणा हो जाएगा, .2। तो इसको गुणा कर देते हैं, इसके साथ गुणा, चर घातांकी छोड़ के इसका इस संख्या से गुणा हो जाएगा, 4 के बाद 10⁻23 सिंदूर के अणु। तो इसमें इतने सिंदूर के अणु होते हैं। ठीक है, ये देखिए फिर एक मजेदार प्रश्न, मजे से सीखेंगे, सीखते हुए भी मजा करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक चम्मच यदि नमक हम अपने सब्जी में डालते हैं, इसका भार मान लिया गया है 117 ग्राम है। हम यहाँ पर सबको मान करके चल रहे हैं, तो नमक के अणुओं की संख्या कितनी होगी। एक चम्मच नमक यदि हम सब्जी में डाल दिए या घोल के पी लिए, तो कितने नमक के अणु हमारे पेट में चले गए। दूसरा, हम कितने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हम खा लिए, कितना निगल लिए, और उसके मोलों की संख्या। तो हम इसको मोलों की संख्या से पहले कैलकुलेशन करते हैं, ये आसान होगा। ठीक है,
हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का अणुभार N है 58.5 ग्राम। ठीक है, तो 58.5 ग्राम नमक को हम 1 मोल नमक कहते हैं। तो यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, उसको हमको मोलों की संख्या में बदलना है। तो पहला वाला सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे, N बराबर W/M। ये W दिया गया द्रव्यमान गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ये हो जाएगा। तो यहाँ से सूत्र हम लगा देंगे। तो दिया गया कितना है 117 ग्राम है और मोलर मास कितना होता है 58.5। ठीक है, इसको घटा देते हैं तो इसके डबल है जस्ट ये, तो जाएंगे 2 मोल। इतने मोल नमक हम खा लिए, 2 मोल। ये पर हम आ जाते हैं नमक के अणुओं की संख्या। हम जानते हैं कि 1 मोल नमक में अणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर होता है। 1 मोल नमक में अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 अणु। ठीक है, इतने अणु है नमक के। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। 2 गुणित 6.023 × 10⁻23 अणु। ये देखिए इतने अणु हमको नमक के मिले, जिसको हमने खा लिया। इतने सारे ढेर सारे अरबों खरबों नमक NaCl के अणु हम निगल लिए। अब इसमें C पूछा जा रहा है, सोडियम एंड क्लोराइड आयनों की संख्या। तो देखिए एक अणु में एक सोडियम एक क्लोराइड आयन होता है। NaCl जो होता है वो Na+ और Cl- से बना है। एक सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन है। तो इतने संख्या में हमारे नमक के अणु हैं, तो उतने ही संख्या में सोडियम हो जाएगा। तो इतने कुल मिलाकर के अणु हैं हमारे पास, तो उतने ही सोडियम आयन उतने ही क्लोराइड आयन। ये देखिए उतने ही संख्या में सोडियम आयन उतने ही संख्या में क्लोराइड आयन। इतने संख्या में जितने अणु हम सोडियम क्लोराइड के खाए, उतने ही सोडियम और उतने ही क्लोराइड आयन हमारे शरीर के अंदर चला गया। तो इस तरह से आपने देखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत भी आपको बताया गया। इसी तरह से 1 चम्मच नमक की वैल्यू भी हम लोग देख लिए कि कितना मोल होता है और कितना नमक के अणु हैं और कितने सोडियम और क्लोराइड के आयन हम निगल लेते हैं। तो इस तरह से इतने सारे आंकिक प्रश्नों का अभ्यास कराया गया है। किताब में से ढेर सारे प्रश्नों का और अभ्यास कीजिए, अच्छे से सीखिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।